हेलो स्टूडेंट्स, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। फिजिक्स क्लास 10th में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित पढ़ चुके थे। आज हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ये जो क्रम है, इस क्रम में हम लोग केवल आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आंसर अगले 3-4 वीडियोज़ में हम लोग लगातार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी, चूंकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ें तो हम बता ही दिए थे, और लगभग हर क्वेश्चन बताने के पहले कुछ चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि रिपीट कर दें। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब कोई क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो हम लोग कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, जो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं कि हाँ इसका मतलब ये हुआ, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, ये समझ में आ रहा है कि वस्तु की जो दूरी दी गई है, वो कितनी है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ये हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और दूसरी बात हम जानते हैं कि u जो होता है, u हमेशा निगेटिव होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो। u वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा ही निगेटिव लेंगे। ये एक जो हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं, ये बस आपसी अंडरस्टैंडिंग है। u हमेशा ही निगेटिव होगा, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। u हमेशा निगेटिव लेंगे। क्लियर? u हमेशा निगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये निगेटिव हो गया। u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब को अगर वस्तु से तुलना कर दी जाए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, आधा है, 0.2 गुना है, इस तरह के जब शब्द आए तो जो ये बना कि आधा, ये आधा, इसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आवर्धन। तो हम कह सकते हैं आवर्धन, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, m जो है वो कितना है? आधा, मतलब 1/2। यदि ये बात आपको समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया है। यदि ये बात नहीं समझ में आई हो तो भी उसके लिए भी एक अल्टरनेटिव उपाय है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये बहुत आसान तरीका है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है, तो आधा के लिए 1/2 ले लिए। यहाँ पे एक और बात सोचने और समझने की है। दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ये हम याद रखेंगे। और इसलिए हम m का वैल्यू जो दिए वो 1/2 दिए, इस पे कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं हुई। अगर
आपको कहीं से भी ये पता चल जाता कि आवर्धन जो है वो सॉरी, अगर आपको ये पता चल जाता कि जो दर्पण है वो अवतल है, या फिर दर्पण छोड़ दीजिए, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, तो हम आवर्धन जो लेते वो हमेशा निगेटिव लेते। आवर्धन कैसे लेते? निगेटिव लेते। कब? जब आपको पता चलता कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है तब। यहाँ पे क्लियर है, उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। हमें V के बारे में कुछ बातें करनी है, V पता करना है। अभी V नहीं पता है, F नहीं पता है, और भी कुछ पूछा जा सकता है। तो मैग्निफिकेशन सीधे से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? मैग्निफिकेशन जो होता है, यानी आवर्धन जो होता है, वो -v/u के बराबर होता है। m के जगह पे 1/2 रख देते हैं, माइनस के जगह पे -v के जगह पे v, और u का वैल्यू हमने अभी निकाला है -10 सेंटीमीटर। चाहे तो सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पहले माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v इक्वल टू हो जाएगा 10। तो v इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर कैंसिलेशन v इज इक्वल टू आ जाएगा 5। चूंकि यूनिट हमने इग्नोर रखा था, अब यहाँ यूनिट लाके लगा देंगे। बेहतर होगा कि यूनिट को कंटिन्यू साथ में लेकर चले, ये ज्यादा बेहतर होता है सेंटीमीटर, है ना। तो v का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। पहली बात कि v पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव v क्या बताता है? तो पॉजिटिव v ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बना हुआ है, दाहिनी तरफ बना हुआ है, और दर्पण के पीछे बनने वाला कोई भी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, ये बताया क्या? ये तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया, यही बेस लेके हम लोग चले थे। ठीक है, तो हमें पता क्या करना था? प्रतिबिंब का आकार आधा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग कह सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन अगर शामिल हो गया कि फोकल लेंथ निकालिए, फोकस दूरी पता कीजिए, फोकस दूरी कितनी है ना। हम लोग यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v अभी पता चला कितना? 5, 1/5 प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/f। इसको कंटिन्यू कर लेंगे, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको f का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? f हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, इसलिए फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक और क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। कहीं कोई घबराहट नहीं, आराम आराम से हम सब चीज को पहले छांट कर लिख लेंगे, अलग अलग करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कही गई 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या है? वस्तु की ऊंचाई। 5 सेंटीमीटर क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम कहते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H से हाइट, O से ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जिस तरह वस्तु की दूरी हमेशा ही फिक्स होती है कि निगेटिव ही होगी, उसी तरह वस्तु की ऊंचाई हमेशा फिक्स होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव। प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब किधर बना है और कैसा बना है।
प्रतिबिंब की दूरी जो होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो दोनों प्रतिबिंब के नेचर पे डिपेंड करेगी, फिक्स नहीं होती है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दूरी निगेटिव और ऊंचाई भी निगेटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए दूरी पॉजिटिव और ऊंचाई भी पॉजिटिव। क्लियर? तो चलिए, ये सारे रिविजन्स है, हम कई बार बता चुके हैं। कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाती है। जो वस्तु है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जा रही है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी, ये 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। r इक्वल टू होगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन समस्या ये है कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? तो देखेंगे दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। दर्पण जब उत्तल है, याद कीजिए उत्तल दर्पण ऐसे बनता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, प्रिंसिपल फोकस इधर, यानी कि फोकल लेंथ भी जो होगा वो दाहिने होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर r जो होगा वो भी राइट साइड में होगा। और राइट साइड में आने वाली प्रत्येक चीज हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि राइट साइड में आने वाला कोई भी लेंथ पॉजिटिव होता है। क्लियर? आगे चल के हम लोग अगले क्लासेस में ये पढ़ते हैं लेंस वगैरह के लिए कि लाइट का के आने का जो डायरेक्शन है ना, उसके हिसाब से मेजरमेंट होता है। अभी के लिए बस इतना ही समझेंगे हम, ठीक है? तो यानी कि r जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी हम लिख सकते हैं +30 सेंटीमीटर। +30 सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है, केवल 30 सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा। और f इक्वल टू होता है r डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये कैंसिल्ड हो गया है ना, 15 सेंटीमीटर f हो गया। अब हमें क्या चाहिए भाई? तो अब हम लगा दें दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है? v नहीं पता है हमें। u कितना है? u है -10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। f कितना पता चला? 15 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव था, दूसरी तरफ आया पॉजिटिव हो गया, 1/10 सेंटीमीटर। 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, 2 + 3, 10 से डिवाइड करेंगे 30 में 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 1/v इज इक्वल टू 5/30 सेंटीमीटर, कैंसिल्ड। 1/v इक्वल टू 1/6 सेंटीमीटर। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। ये खुद ब खुद अपना मतलब रिजल्ट जो होगा, अगर आप वैल्यू पुट करते वक्त साइन गलत नहीं किए हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही सब कुछ बता देगा। v पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बना है वो मिरर से पीछे है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रत्येक इमेज जो होता है वो दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी ही बनेगा। तो ये प्रतिबिंब आभासी है। क्लियर हुआ? तो प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति यानी कि दूरी पता चल गई। अब हमें और क्या पता करना है? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी? वो आभासी होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा और आभासी। उत्तल दर्पण में बनने वाला सारा का सारा प्रतिबिंब आभासी ही होता है, एक बात। दूसरी बात, उत्तल दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा ही छोटा होता है, ये दूसरी बात। यानी कि ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है? आकार, अब उसका एग्जैक्ट साइज क्या होगा? हम तो ये तुलना कर दिए कि छोटा होगा, लेकिन छोटा में भी कितना होगा? तो आइए देखते हैं। हम मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? HI/HO,
और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल टू HI/HO। इसमें जो जो चीजें हमें पता है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। v के जगह पे 6 सेंटीमीटर, u के जगह पे -10 सेंटीमीटर, HI नहीं पता है, HO पता है 5 सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू HI/5 सेंटीमीटर। हम चाहे तो नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर आया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर। यहां भी क्लियर हो रहा है एक बार और, जो हमने पहले निर्णय लिया था अब उस निर्णय पे एकदम कायम है, ताकि एक बार और वेरिफिकेशन हो गया कि इमेज का हाइट जो 3 सेंटीमीटर है वस्तु की हाइट जो कि 5 सेंटीमीटर है से छोटा है, यानी कि हम लोग कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग अगर माइनस प्लस को ध्यान में रखें तो हम उम्मीद करते हैं कि गलतियां ना के बराबर होंगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आसानी से ऐसे ही क्लियर होते जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, जब किसी अपसारी गोलीय दर्पण, यहाँ देखो शब्दों का खेल है ना, अपसारी गोलीय दर्पण, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम लोग अवतल दर्पण सुने हैं, उत्तल दर्पण सुने हैं, ये अपसारी दर्पण क्या होता है? अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, इन दो दर्पणों के बारे में जब हम थियरी पढ़ाए थे तो हम डिस्कस किए थे। यही अपसारी और अभिसारी दो होते हैं। ठीक है, ऐसा दर्पण जो समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एक जगह मिला दे। ठीक है, ऐसा दर्पण देखिए, ऐसा ये एक दर्पण है, ये कोई भी दर्पण है, इसमें जितनी भी प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी, समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो क्या होंगी, वो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। ठीक है, और ये मिलने को हम लोग कहते हैं अभिसरित होना, जाकर मिलना, कन्वर्ज होना। ठीक है, इसलिए इस दर्पण का नाम होगा अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी, क्योंकि ये अभिसरित कर रहा है। इसके विपरीत ये एक दर्पण है, इस पे जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई अपने पथ से वापस हो जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, है ना। दोनों में आपतित किरणों का जो समूह है, जो जिसको हम लोग बीम कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, आपतित पुंज जो है, जो प्रकाश की किरणों का समूह जो आ रहा है, वो दोनों में ही समांतर है। लेकिन परावर्तन के बाद क्या होता है, इसमें सारी किरणें अपसरित होती हैं और इसमें अभिसरित हो जाती हैं। इसमें अभिसरित होती है और इसमें अपसरित हो जाती है। जिसमें अपसरित होती है उसको अपसारी दर्पण कहेंगे, ये लेंस में खूब यूज होने वाला शब्द है, और जिसमें अभिसरित होती है उसको अभिसारी दर्पण कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपसारी किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हटाते हैं। तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु को रखी गई, यानी कि वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर। तो दर्पण कोई भी हो
वस्तु की दूरी जो होगी हमेशा से ही निगेटिव होगी। दर्पण से कोई लेना देना नहीं, दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा ही निगेटिव होगी। हम एक बात को इतनी बार बोल रहे हैं ताकि जब आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, और हो सकता है इसका विपरीत आप बोर भी हो जाए कि एक बात को कितनी बार कहा जा रहा है। खैर, तो चलते हैं। 60 सेंटीमीटर रखी जाती है, इसका आवर्धन इतना है, मैग्निफिकेशन जो है वो 0.5 है। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, अब सारी गोलीय दर्पण, अभी क्लियर हुआ कि जो अब सारी दर्पण है वो कि कौन सा है, वो है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ही आभासी बनेगा, इसलिए मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है, तो हम क्या करते हैं, v निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। यहाँ m के नीचे माइनस वी अपॉन यू पुट कर दिए, इक्वल टू 0.5। माइनस के जगह पे माइनस, v के जगह पे v, u के जगह पे माइनस 60 इज इक्वल टू 0.5। माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, तो v अपॉन 60 इज इक्वल टू 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इक्वल टू 30। v का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। v का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बना हुआ है और आभासी है। क्लियर। अब पूछा क्या, वस्तु कहाँ रखी जाए कि आवर्धन इतना हो, हमें आवर्धन इतना चाहिए, वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कि हमें वस्तु की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम फोकल लेंथ की बात करते हैं। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f यानी f निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर लिख देंगे दर्पण सूत्र से, 1/v कितना है 30 प्लस 1/-60, 1/30, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/60, एलसीएम हो जाएगा 60, 2 माइनस 1, 1/60, 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। f का वैल्यू कितना आया, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 60 में यूनिट इग्नोर किए हैं, लास्ट में आए लाके यूनिट लिख देंगे। बेहतर होता है कि यूनिट को कंटिन्यू करें। हम उन लोगों के लिए यूनिट छोड़ के चल रहे हैं जो जिनका मैथ बहुत ही वीक है, थोड़े कच्चे हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, उन लोगों के लिए हम ऐसे मोटे तौर पे बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो f आया 60 सेंटीमीटर, f पॉजिटिव है। पॉजिटिव f जो है वो ये बता रहा है, पॉजिटिव f ये बता रहा है कि जो दर्पण है वो कौन सा है, यानी कि सॉरी, दर्पण है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ जो होता है, ठीक है, f, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा f, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां से जानकारी निकल गई। अब हमें, हमारे पास सब कुछ है। अब हम क्या चाहते हैं, तो अब हम चाहते हैं कि इसी दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें कि हमें मैग्निफिकेशन इतना मिले। तो चलिए मान लेते हैं ये मैग्निफिकेशन, इसको m1 मान लेते हैं, m1 इक्वल टू 1/3 है। तो m1 इक्वल टू कैसा आएगा, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दे, है ना। तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू -3v। यहां पे देखिए u का वैल्यू जो होगा वो v के वैल्यू से 3 टाइम्स होगा। u का वैल्यू जो होगा v के वैल्यू से 3 टाइम्स होगा। यहां क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसी बात को हम ऐसे उल्टा लिख दिए थे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हम क्या करते हैं, 1/v की जगह पे v रहने देते हैं, u के जगह पे -3v कर देते हैं। क्योंकि u और 3v दोनों बराबर है, ऐसा यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने पता किया, है ना।
इक्वल टू 1 और f का वैल्यू अभी अभी आया कितना 60। बस कैलकुलेशन फिर से स्टार्ट। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/3v इज इक्वल टू 1/60। एलसीएम 3v और v का 3v होगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/60। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है। 2/3v इज इक्वल टू 1/60। हम चाहें तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई v इक्वल टू 40। v का वैल्यू आया 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो u पता करना था, तो u इक्वल टू -3v -3 इंटू 40 -120 सेंटीमीटर। अगर हम वस्तु को उसी दर्पण के सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, सामने मतलब नेगेटिव साइन कहता है सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो निश्चित तौर पे 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 मैग्निफिकेशन कहने का मतलब हुआ कि इमेज का हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से 1/3 होगा। 1/3 का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज हाइट 6 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज यानी हाइट 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है आपको। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके साथ हम लोग जो मिरर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, यानी कि दर्पण से संबंधित जो प्रश्न है वो समाप्त कर रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो वो लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया वस्तु की दूरी ज्ञात करें। u नहीं पता है हमें, u पता करना है। u इक्वल टू वाट। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण, देखिए फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, और कौन सा दर्पण है भाई, तो अवतल दर्पण। यहाँ अवतल दर्पण से एक बेनिफिट होगा कि f का साइन क्लियर हो जाएगा। फोकल लेंथ का साइन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये दर्पण पे डिपेंड करता है। अवतल दर्पण का फोकल लेंथ, फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहां हमने निगेटिव लिख दिया। और उसका आभासी प्रतिबिंब, ये क्लियर कर दिया गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो हम बताए थे कि जब भी 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 0.5 गुना इस तरह की बात आएगी, यानी कि इमेज के साइज को वस्तु के साइज से तुलना की जाएगी जब भी, तो उसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। हम समझ जाएंगे कि जो दिया गया चीज है वो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है। तो ये 3 जो है वो आवर्धन है। अब दूसरी बात कि आवर्धन का साइन क्या होगा, आवर्धन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके लिए भी डिटेल्स दिया जा चुका है कि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब जो होता वो क्या होता, वास्तविक होता, तो मैग्निफिकेशन क्या होता, निगेटिव हो जाता। यहाँ 2 बातें हमारी क्लियर है। तो अब वस्तु की दूरी हमें पता करना है, बस छोटा सा ज्ञान दिया है। अच्छा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग थोड़ा पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दें। पिछले क्वेश्चन में वस्तु की दूरी और मैग्निफिकेशन दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, और फिर से वस्तु की दूरी पूछी जा रही थी नए मैग्निफिकेशन के लिए। तो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले फोकल लेंथ निकाले थे। क्या निकाले थे, फोकल लेंथ। यानी कि अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी हमें पता हो और मैग्निफिकेशन पता हो तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। और किए क्या थे, देखो फोकस दूरी पता हो गई, मैग्निफिकेशन m1
से u और v में एक संबंध स्थापित कर लिए थे, u और v में एक रिलेशन डेवलप कर लिए थे, और फिर से दर्पण सूत्र लगाए थे और u और v के जगह पे किसी एक को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट उसके जगह पे उसका वैल्यू रख दिए थे, कैलकुलेट किए थे, आंसर आ गया। अब हम सेम काम यहां भी करने वाले हैं। हम u और v में एक संबंध स्थापित कर लेंगे। m इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। माइनस के जगह पे माइनस, v के जगह पे v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोड़, अभी तो किसी का वैल्यू पता है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस वी इक्वल टू 3u, यानी v इक्वल टू माइनस 3u, ये बात हमें पता चल गई। v का वैल्यू कितना है? u के 3 गुना है। f हमें पता है, लिखेंगे दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम देख रहे हैं कि v के जगह पे चाहे तो 3u रख सकते हैं, तो जहां जहां v दिखे वहां वहां 3u रख लें, है ना। यहाँ v है तो यहाँ 3u रख लें साइन के साथ, प्लस यहाँ u है तो u ही रहने दे। f कितना आया? -20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को, यूनिट को अभी छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में डायरेक्ट लिख लेंगे, कैलकुलेशन में उसे नहीं रखना है। हम चाहें तो इस माइनस के साइन को ऊपर भेज सकते हैं, -1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/20। 3u और u का एलसीएम u हो जाएगा, -1 प्लस 3u और u का एलसीएम 3u हो जाएगा। 3u को 3u से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा माइनस के साथ। u से डिवाइड करेंगे 3u में 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू -1/20। यहाँ कैलकुलेट करेंगे, -1 में 3 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2/3u इज इक्वल टू -1/20। After cross multiplication, -3u is equal to 40, u equal to -40/3। ये आया u का वैल्यू। u इक्वल टू -13.33। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इस तरह हम लोग वस्तु की स्थिति निकाल लिए। हमें क्या निकालना था? वस्तु की दूरी ज्ञात करना था। ठीक है, वस्तु की दूरी ज्ञात हो गई 13.33। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव आती है, यहाँ निगेटिव आ गई। अगर कोई प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ लिया v इक्वल टू, तो हम देख सकते हैं v इक्वल टू -3u है ना। माइनस के जगह पे माइनस, 3 के जगह पे 3 और u के जगह पे ये ना रख के ये रखते हैं -40/3, है ना। ये कैंसिल्ड हो गया, है ना। v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 सेंटीमीटर। v कहाँ है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, उस वस्तु की दूरी ज्ञात करें जो किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले होता। अच्छा, जो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पॉजिटिव साइन बता रहा है कि ये इमेज जो बना है वो दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये एक और बात कि अवतल दर्पण में एकमात्र कंडीशन यही होता है आभासी प्रतिबिंब बनने का, जब वस्तु प्रिंसिपल फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। या फिर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु फोकल लेंथ से, फोकस दूरी से कम दूरी पे रखी हुई है। अगर हम देखें फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी है 13 सेंटीमीटर। देखिए, वस्तु जो रखी हुई है फोकस दूरी से कम दूरी पे, मुख्य फोकस से पहले रखी हुई है। ये सारे वेरिफिकेशंस हो जाएंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
हम कई तरह से, जब हम एग्ज़ाम में बना रहे होंगे तो हम कई तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि अगर कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें इस चैनल पे। धन्यवाद।